ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन इंडिया। भारत में देखिए इनका मतलब इंग्लिश देखिएगा अगर आप यूनिवर्सिटी का, तो आप देखिए खुद बोलिएगा एक्सपीरियंस इन भारत में किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, या ट्रॉपिकल मानसून यानी उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु वो पाई जाती है, या फिर टेम्परेट मानसून यानी समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल मानसून मतलब उपोष्ण कटिबंधीय मानसून पाए जाते हैं। तो हमारे भारत की देखिए जो जलवायु है बेसिकली वो ट्रॉपिकल मानसून है या फिर एवरग्रीन टाइप की है, मतलब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी नंबर होगा। फिर अगला है पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, आपने अगर मैप फॉलो किया है तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, मैप में किस तरफ पड़ते हैं, तो लगभग देखोगे तो आप बोले भैया वेस्ट तरफ पड़ते हैं। ये जो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो बारिश होती है वो कब होती है, कौन से मानसून के कारण होती है, साउथ वेस्ट जो मानसून विंड होती है उसके कारण, या नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण, या वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है यानी पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं काल वैसाखी के कारण होता है। तो खुद सोच जब ये पश्चिमी साइड पर है तो किधर से आएगा, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बी नंबर है, सॉरी बात करिए बी नंबर बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी नंबर है ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है दिस सॉइल इज फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इन द डेल्टा रीजन। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है और जो डेल्टा क्षेत्रों में यहाँ पर कौन सी मिट्टी पेड़ पाई जाएगी, गंगा जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है तो क्या वहाँ ब्लैक सोइल पाया जाए, नहीं, वहाँ पर बेसिकली पाया जाता है एलुवियल सोइल हमारे पास। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल है अच्छा सॉइल है वो कौन सा है, देखिएगा काला मिट्टी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 का बी। अगला सवाल है आपसे बच्चों को पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉरेस्ट्रीज, इनमें से कौन सा फॉरेस्ट्रीज है जिनमें एवरग्रीन जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो इनपेनिट्रेबल होते हैं, मतलब जिनमें भेद नहीं किया सकता जिसे अभेद कहते हैं, और वहां पर पानी को रोका जा सकता है, जल प्रतिरोधक। क्यों, क्योंकि ऐसे जो वन होंगे जो सदाबहार वन होंगे वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर जो इतना घना जंगल रहेगा तो पानी भी वहाँ एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इम्पेनिट्रेबल जो और रेजिस्टेंस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा जंगल पाया जाता है, याद रखिए ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पाया जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होता है वहाँ ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान। इनमें से कौन सा हमारा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखिए आपसे बच्चों को बोलूंगा अंडरस्टैंड इंडिया से पहले आपसे बच्चों, क्योंकि जब नाम है अंडरस्टैंड पेपर का तो आपको भारत के बारे में जानना पड़ेगा। भारत हमारा कौन से बेसिकली भारत में कौन से जो राज्य है किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन सा लाइन बना हुआ है, जैसे नल्ला पाकिस्तान हमारे बीच में कौन सा लाइन बना हुआ है, अफगानिस्तान और हमारे बीच में कौन सा लाइन है, कौन सा बाउंड्री पड़ता है, वो सभी से नाम पूछा जाता है। तो उसी क्रम में यहाँ पर पूछा हुआ आपसे बच्चों को हम लोग के भारत में कौन सा राज्य है जो बेसिकली कहा जाए तो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखिए सिक्किम करता है, याद रखिएगा हमारे पास। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो याद रखिए बिहार जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल, कितना परसेंटेज बेसिकली जोग्राफिकल एरिया वो तो नहीं पता, लेकिन ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है। ठीक है, झारखंड का ही कौन सा, जामताड़ा है, देवघर है हमारे पास है, पाकुड़ है, या गिरिडीह हमारे पास है। लिस्ट बोला यानी सबसे कम परसेंटेज देखा जाए तो वो होगा हमारे पास जामताड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में इन झारखंड द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम ओर आर अवेलेबल इन। देखिए हमारे झारखंड में जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सिर्फ जादूगोड़ा में नहीं पाए जाते हैं, आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो वहाँ पर बताया कि सिर्फ जादूगोड़ा नहीं है, झारखंड में से बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमारे यूरेनियम का खदान मिलता है। ये जो लिखा हुआ नारबा पहाड़ यहाँ भी मिलता है, तुरमाडी में मिलता है। हमारे झारखंड में जो यूरेनियम इसके भंडार कहाँ पाए जाते हैं देखिएगा, वो जादूगोड़ा की खदानों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा हुआ यहाँ पर है कि बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलेबोरेशन ऑफ। बोकारो का जो स्टील प्लांट है वो कौन से देश के सहयोग से बना था, ठीक है ये बताना है, यूएसए से का, ठीक है, या फिर जो अमेरिका है, ठीक है, उसके अलावा जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रसिया।
जो वर्तमान का रूस देखते हैं वो कभी सोवियत संघ हुआ था 1991 में जब विघटन हुआ, तो उसका सबसे बड़ा देश बन के निकला रूस हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 9th का डी नंबर होगा। अगला सवाल है तिलैया डैम। अगर आप झारखंड रहते हैं तो आप ये सब डैम का नाम सुनेंगे, तिलैया डैम, माइथन डैम, ठीक है, कोनार डैम, ये सब नाम सुने होंगे। तो किस नदी में जो तिलैया डैम है वो बना, हमें बताना है। ठीक है, याद रखिएगा बराकर नदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास है बी नंबर। अब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, और आप हमें वैसा बता सकते हैं कि हाँ ये बात बंगाल स्टूडेंट से कौन को फॉलो करते हैं, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो 10th का बी नंबर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है इन विच फेमस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द चोलास। देखिए चोल शासकों के द्वारा कौन सा जो सुप्रसिद्ध मंदिर है वो बनाया गया था, हमें ये बताना है। ठीक है, और वो कौन सा था, बृहदेश्वर मंदिर था, याद रखिए तंजावुर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है द फेमस लिटरेरी बुक जो राज तरंगिणी है, ये किसने लिखी थी। ये जो पुस्तक राज तरंगिणी ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, ये हमें बताना है। अल बरीनू के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास है कल्हन के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, या फिर मेगस्थनीज के द्वारा। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा हमारे पास कल्हण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर कल्हण इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। अर्थशास्त्र जो है वो किन्होंने लिखी है, तो अर्थशास्त्र सब बच्चा जानता है भैया, चाणक्य ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में द इंडिका विच कीप्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वाज रिटन। देखिए इंडिका जो पुस्तक है उसमें मौर्यकालीन जो भी प्रथा था या सिस्टम था उसके बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन ये जो बेसिकली है ये किसके द्वारा लिखी गई है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है फाइयन, फिर है मेगस्थनीज, ये फिर है खेनसांग, या फिर कह सकते हैं प्लिनी। तो किनके द्वारा बेसिकली लिखा गया था ये हमें बताना है, इसका वर्णन करता है। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, वो होगा मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है कि व्हेन वाज झारखंड ऑफिशियली फॉर्म्ड एज ए सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया। झारखंड जो बेसिकली एक अलग रूप से भारत का, मैं कह सकता झारखंड भारत का एक राज्य बना था, ये हमें बताना है। तो 15 नवंबर 2000 होगा, खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हु इज द फर्स्ट चेयर हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, या फिर माफ करिए चेयरमैन बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन थे, श्री बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है विच सिटी इज नॉन एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। देखिए हमारे झारखंड का कौन सा ऐसा शहर है बेसिकली जिसे हम औद्योगिक राजधानी कहते हैं, तो वो है जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ नागपुरी लिटरेचर। नागपुरी लिटरेचर के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है। और आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, नागपुरी साहित्य के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है। पहला ऑप्शन है गोपाल नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जात्रा भगत, या ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी है वो है लाल रणविजय जो नाथ सहदेव है। ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन छोड़ता हूँ। फिर क्वेश्चन 19 हमारे पास है विच इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ द मुंडा ट्राइब। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा हमारे पास। और वो कौन सा डांस है हमारे पास, देखिएगा पाइका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट झारखंड। झारखंड का कौन सा ऐसा जो वाद्य यंत्र है जो सबसे ज़्यादा पारंपरिक है हमारा, तो वह नगाड़ा, याद रखिएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारे पास है बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 का बी नंबर राइट आंसर ठीक करिएगा आप लोग। पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी विशेषता थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता। भारत हमारा भारत पहले से भी देखिए आत्मनिर्भर था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है पूछा हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है एक्सप्लोरेटिव एग्रीगेन पॉलिसीज, यानी जो शोषणकारी कृषि नीतियाँ थी, या फिर हमारे पास हाई जीडीपी का ग्रोथ यानी उच्च सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि देखी गई थी। तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो ब्रिटिश शासन कार्यों द्वारा उसकी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताओं में था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जब अंग्रेज लोग आएंगे तो उनकी जो कृषि नीतियाँ थी वो थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या मतलब कौन सा ऑप्शन टिक कर चलेंगे, शोषणकारी कृषि नीतियाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है विच रेगुलेशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन फूड ग्रेन
प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में देखिए जो खाद्यान्न उत्पादन है उसकी वृद्धि में कौन सी क्रांति संबंधित है? या देखिए जो खाने का उत्पादन है ये बेसिक ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित रखता है, ठीक है। तो 22 का बी क्या हो जाएगा? हरित क्रांति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट ऑफ द इंडिया जीडीपी टुडे? हमारे भारत का देखिए जीडीपी में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है हमारे पास? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैन्युफैक्चरिंग है? तो अगर देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा अभी जो काम कर रहा है वो है सर्विस सेक्टर हमारे पास, ठीक है। जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट किस पे? कृषि पर है हमारे पास, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नंबर, जो सर्विस सेक्टर है यानी सेवाएं जो हमारे पास है वो हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, द इकोनॉमी ऑफ झारखंड इज प्राइमली डिपेंडेंट हो। देखिए हमारा झारखंड का जो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली किस पे डिपेंडेंट? हम लोग क्या टूरिज्म पर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है आईटी सेक्टर पे डिपेंडेंट है हम लोग, या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज पे और फिशरीज पे। क्या होगा आप खुद बताइए। झारखंड से ज़्यादा कोयला पाया जाएगा, जब कोयला ही रहेगा तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट? माइनिंग और इंडस्ट्रीज पे, खनन एवं उद्योग पर डिपेंडेंट होने वाला आदमी हम लोग। 24 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर अगला सवाल है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया? देखिए अगर हमारे भारत में गरीबी का मूल्यांकन करना है तो उसे नापने के लिए हम लोग बेसिकली किस टाइप के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये लॉरेंज कर्व के थ्रू, तेंदुलकर कमेटी मेथड के थ्रू, या लेफर कर्व के थ्रू, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप खुद पढ़ोगे, दो ऑप्शन तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा हुआ ये दो ऑप्शन हमारे पास। तो इसमें से याद देखिए कौन सा सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर कमेटी मेथड के थ्रू गरीबी मापने के लिए हम लोग बेसिकली जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है तेंदुलकर कमेटी मेथड। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच सेक्टर इन इंडिया फेसेस द परसेंटेज ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? तो भारत में देखिए कौन सा क्षेत्र है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के उच्चतम प्रतिशत का सामना करता है? एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, या फिर आईटी सेक्टर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली हमें सीजनल डिस्गाइज जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। फिर है, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी इंडिया? भारत में देखिए जो सिंचाई व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया, ठीक है, यानी दूसरा है हमारे पास है ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना, फिर है नेशनल रूरल हेल्थ, या फिर डिजिटल इंडिया मिशन। तो नाम ही जब सिंचाई है तो ये होगा हमारे पास है। तो 28 का क्या हो जाएगा हमारे पास है? सॉरी 28 माफ करिए, 27 नंबर का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आ मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज इन इंडिया इज? भारत में देखिए जो मुख्य पर्यावरण चुनौती है वो कौन सा है? देखिए पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहेगा। क्या शहरीकरण घट रहा है? ये तो होगा नहीं। क्या हमारे पास जो वाटर सप्लाई है वो सरप्लस अधिशेष जल पूर्ति हो रहा है हमारे पास है? या फिर अगर तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं आप लोग तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, हाँ ये हमारे पास तेजी से वनों की कटाई हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास 29 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर चैलेंज इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड? देखिए भारत में जो विदेश व्यापार हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे पास ये बताना, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप शेयर बोलते हम लोग देखिए सबसे बड़ा बात है जितना आयात नहीं करते उससे ज़्यादा हम लोग क्या आयात से अधिक हम लोग के पास क्या होता है? निर्यात होता है, यानी एक्सपोर्टिंग क्या होता है? ज़्यादा होता है हमारे पास इम्पोर्टिंग से, ये दिक्कत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 29 का? सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला है बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये सवाल देखिए याद रखिए आएगा पेपर में आपसे बच्चों के भी, कि जो फर्स्ट ईयर प्लान सेकंड ईयर प्लान इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ को प्राथमिकता दिया गया था ये बताना है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कृषि को बढ़ावा दिया था, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्री सेटअप करने पे यानी औद्योगिकरण पे फोकस किया था। तो उसी क्रम में देखिए बोकारो जो स्टील प्लांट है ये बेसिकली रूस के द्वारा रूस की कंपनी के हेल्प से हमने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। लेकिन कौन से 5 ईयर प्लान के थ्रू ये पूछा हुआ है? तो याद देखिएगा ये वाला आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, और ये ऑप्शन नंबर का है हमारे पास है बी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, ठीक है। 35 ईयर प्लान के थ्रू हमने इसे रखा था। फिर अगला है, विच स्टेट्स इन इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्री? देखिए हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसियों के साथ क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश है हमारे पास है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सिक्किम है, और चौथा ऑप्शन है आसाम। देखिए यहाँ पर पूछा सबसे अधिक, तो मेरे हिसाब से सबसे अधिक तो भैया इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई ऑप्शन ही सही नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं। आपको अगर आंसर आता है तो बता दीजिएगा।
फिर अगला है हमारा जो भारत है वो पूरी तरीके से कौन सा हेमिस्फेयर में आता है। तो जो नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है बेसिकली हम लोग उसमें आते हैं सारे के सारे। तो उत्तरी और पूर्वी जो हेमिस्फेयर अर्धगोल है उसमें हम लोग आते हैं। तो 32 का क्या होगा, ए नंबर। फिर है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। भारत में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो राज्य, सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन खोजिए, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास है, सी नंबर है। 33 का क्या होगा, सी नंबर। फिर है विच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। मतलब कौन सा देश है जिसका सबसे कम स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ। तो याद रखिएगा कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है विच रिवर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सी नदी मुख्य रूप से उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। नर्मदा है, गंगा है, कृष्णा है या महानदी। तो कौन सा नदी होगा, जब नॉर्दर्न प्लेन्स का ही बात हो रहा है हमारे पास, तो कौन सा नदी हो सकता है। एक ही नदी है, वो है गंगा नदी हमारी। ठीक है, तो 35 का क्या होगा, बी नंबर। फिर है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। देखिए पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। याद रखिएगा वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और वहाँ के जंगल जो रहते हैं अच्छे खासे घने भी रहते हैं हमारे पास। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है विच प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल। देखिए जब नाम ही बोल दिया कोर कोल के बारे में, तो हम लोग जिस पठार में रहते हैं बेसिक प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू वही हो जाएगा हमारे पास है। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला है विच आइसलैंड इज नॉन एज द इमरल आइसलैंड ऑफ इंडिया। भारत का पन्ना द्वीप किसे कहा जाता है, देखिएगा तो ये किस द्वीप को नाम दिया जाता है। पहला ऑप्शन है माजुली, लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर है रामेश्वरम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पन्ना द्वीप किसे कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 38 का सी नंबर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद झारखंड। इनमें से कौन सा राज्य जो झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता। पश्चिम बंगाल तो करता ही करता है, उड़ीसा भी करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य हमारे पे, इनमें से बताना है कौन सा होगा। तो छत्तीसगढ़ भी कुछ मामलों करता है लेकिन मध्य प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, फिर है अगला विच नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स वेस्ट। बेसिकली हमारे भारत के पूर्व में, ठीक है, कौन सा राज्य हमें ये बताना है। अगर आप मैप देखिएगा तो बता सकते हैं कि वो पश्चिम बंगाल पड़ता है हमारे पास। ठीक है, वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है अगला 41 नंबर विच इज़ एन ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। कौन सा आस्तिक दर्शन है हमारे पास। ठीक है, आस्तिक नास्तिक समझते हो आप लोग, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है और चाणक्य भी है, और एक ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास सांख्य। तो इनमें से कौन सा हमें ये बताना आस्तिक दर्शन का, तो वो हमारे पास है सांख्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 41 का डी। फिर अगला है चावर क्या थे, एक नास्तिक थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो हेट्रोडॉक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स आस्तिक, हेट्रोडॉक्स नास्तिक। फिर है अगला प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। देखिए योग दर्शन के जो प्रणेता है वो किन्हें माना जाता है, देखिएगा तो वो माना जाएगा हमारे पास किसको, पतंजलि को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला सवाल है 44 नंबर कितने प्राणायाम जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं चावर के अनुसार, हमें ये बताना है। एक है, दो है, तीन है या फिर एक भी नहीं यानी जीरो हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दो। चावर के अनुसार प्राणों की संख्या कितनी है, वो है दो। फिर है नंबर ऑफ नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं उनकी संख्या कितनी, हमें ये बताना है। ठीक है, एक है, दो है, तीन है या चार है, देख लेते ऑप्शन क्या है। तो दो ही ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास है। तो 45 का हमारे पास अच्छा यहाँ पे सवाल रिपीट हो गया बच्चों, माफ करिए, यहाँ है। तो 45 का देखिए डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है स्याद्वाद का जो सिद्धांत है किसने दिया था हमारे पास। बौद्धिज्म में मिला है, जैनिज्म से मिला है, सांख्य से मिला है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो सिद्धांत है हमारे पास स्याद्वाद, ये जैनिज्म का सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर है न्याय दर्शन में जो प्रमाण होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, हमें ये बताना। ठीक है, तो ऑप्शन है एक, दो, तीन या फिर चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, वो होगा चार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था, याद रखिएगा उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था उनका नाम। ठीक है, बचपन का नाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है राधा कृष्ण जी क्या थे, एक अमेरिकन फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर या भारतीय एक दार्शनिक थे। भैया भारतीय थे हमारे पास। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर अगला है बर्थ स्टेट ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म है झारखंड में हुआ था, लेकिन आप लोग कमेंट बताइएगा कि उलिहातू नामक स्थान पे तो हुआ था, ईयर बताइएगा उनके, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा आपको, उनका जन्म का ईयर पूछा जाएगा और उनको जो वीरगति प्राप्त हुई थी वो किस साल प्राप्त हुई थी ये भी बताना है आपको। ठीक है,
तो ये दो क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों सबसे प्राचीन सबसे पुरानी जो भौतिक संरचना है वो कौन सी, हमें ये बताना है, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहला सवाल है। और यहाँ जितने भी सवाल है, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सवाल आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पुराना हमारे पास जो हमारा भौतिक संरचना है वो कौन सा है? क्या हिमालय है, जो हिमालयन माउंटेन्स है, या जो नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार है हमारे पास, या फिर जो तटीय मैदान है उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जो फिजिकल डिवीजन अगर हम भारत को करते हैं, तो अगर हम अपने भारत के हिसाब से बात करें, हिमालय जो है या उत्तरी मैदान सबसे पहले जो था हमारे पास वो प्रायद्वीपीय पठार था। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन जानबूझ के हमने आपको हिंदी में लिखा, क्योंकि आप सही बच्चों को लाइफ में यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों ही सीखना पड़ेगा। और पेपर में आपका क्या होता है एग्जामिनेशन में, या आइदर वो हिंदी फॉलो करता है या आइदर वो इंग्लिश फॉलो करता है, इसलिए हमने दोनों मिला जुला कर पढ़ा है। तो सबसे जो पुराना कहा जाए हमारे फिजिकल डिवीजन है भारत का, वो क्या है हमारे पास है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है जो हमारा हिमालय है, ठीक है। हिमालय जो है वो किस प्रकार की पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। हिमालय आर विच टाइप ऑफ माउंटेन, ये आपको बताना है। ये एक अपशिष्ट पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है, बलित पर्वत है, या फिर ज्वालामुखी पर्वत है। आपको सोचिए यहाँ पर जो हमारा हिमालय है, वो किस पहाड़ मतलब ये किस पर्वत के भी कैटेगरी रखा जाता है, तो वो होता है हमारे पास बलित पर्वत की कैटेगरी रखा। अगर आप देखो यू शिफ्ट के आकार से रख सकते हो, उस आकार का रहता है हमारे पास है ये पर्वत हमारे पे हिमालय, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें पूछा हुआ है कि हमारी जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब ये कहाँ से निकलती है या ओरिजिनेट होती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट। पहला ऑप्शन आपको यमुनोत्री दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास गंगोत्री, जिसे हम गंगोत्री हिमनद से निकलता है। हिमनद मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर्स जिसे कहा जाता है। तीसरा मानसरोवर झील हो गया हमारे पास, या फिर नर्मदा कुंड हो गया। तो जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री जो हिमनद ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है काली मिट्टी। ये सवाल पेपर में आएगा, 100% लिख लीजिए कि काली मिट्टी जो है, क्योंकि आपसे कि पेपर में अगर पेपर आपके 2 दिन होते हैं तो 2 दिन में 4 सेट बनते हैं। 4 सेट में ये पेपर में आपका आता है हमेशा कि ब्लैक सॉइल जो होता है वो सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक जो फसल होता है ब्लैक सॉइल में कौन सा फसल होता है, धान का, गेहूं का, कपास का, यानी जिसे हम कॉटन भी कहते हैं, या फिर जूट का हमारे पास। तो काली मिट्टी के लिए सबसे फर्टाइल जो क्रॉप होता है या सबसे अच्छा बेहतरीन क्रॉप जो निकलता है वो होता है कपास, जिसे हम लोग कॉटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट किसके समानांतर फैला है, मतलब जो हमारा पश्चिमी घाट है भारत का वो किसके पैरेलल चलता है। अगर आप देखोगे ये जो पश्चिमी घाट है हमारे पास है, ठीक है, ये क्या पूर्वी तट या पश्चिमी जो तट होता है उत्तरी मैदान के पैरेलल, पैरेलल मतलब आपको मालूम होगा दो लाइंस हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, जब दोनों मिलते नहीं हमारे पास है। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, अगर पश्चिमी घाट के बारे में बात करें हमारा, तो ये पश्चिमी तट के ही पैरेलल हो सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की हमारे पास है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया है, भारत के पास जो है वो किस प्रकार की जलवायु, हमें ये बताना है। क्या ये भूमध्य सागरीय जलवायु रखता है, भूमध्य रेखीय जलवायु रखता है, मानसूनी जलवायु है, या फिर ध्रुवीय जलवायु है। हमारे भारत की जलवायु की विशेषता के बारे में बात करें यहाँ पर किस प्रकार की, क्योंकि आपको मालूम है जब मानसून आते हैं बेसिकली, मानसून आने से क्या होता है यहाँ पर बारिश आता है हमारे पास है, और जिस वजह से यहाँ का जो जलवायु होता है वो डिफर कर जाता है। तो यहाँ पर मानसून के सीजन के हिसाब से क्या जलवायु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो मानसूनी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुंदरवन आपने नाम सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा का नाम। यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी किस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने मिलते हैं। क्या यहाँ सदाबहार वन देखने मिलते हैं, पर्णपाती वन, या मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं, या कटीला वन हो जाता है। तो अगर आप देखोगे सुंदरवन के बारे में तो यहाँ पर मैंग्रोव वन जो रहते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा जो नदी है वो कहाँ गिरती है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है अरब सागर में, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हिंद महासागर, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मन्नार की खाड़ी। तो ये जो नर्मदा नदी है बेसिकली वो कहाँ गिरती है बह के, तो ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, देखिएगा। अब अरब सागर यानी इसे हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। अगर आप देखो नर्मदा नदी गुजरात के इलाका से ये अरब सागर सटा हुआ हमारे पास है। तो वहीं पर जाके क्या हो जाती है हमारे पास पश्चिम साइड में ये बहती नदी हमारे पास है, जिसे हम लोग नर्मदा नर्मदा नदी नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हमारे पास है, यानी देखिए हमारे पास बहुत सारे आइलैंड है, उन आइलैंड में भी सबसे बड़ा बताना हमारे पास। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अंडमान निकोबार, तीसरा ऑप्शन है जो दमन द्वीप है हमारे पास, और जो ऑप्शन नंबर 4 है माजुली नाम का जो द्वीप है हमारे पास वो बताना है। सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास है, अंडमान निकोबार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
थार मरुस्थल ये कहाँ है? आप खुद बताइए, हमारे भारत में जो डेजर्ट वाला जगह है वो कहाँ है? पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर हरियाणा में? तो ये कौन से इलाके में पड़ता है हमारे पास? ये राजस्थान के इलाके में पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का जो गठन है ये कब हुआ था? हम लोग बिहार के पार्ट थे। अब बिहार से इतिहास में जाइए तो और भी बहुत सारे हम लोग राज्य थे, मिले जुले थे। लेकिन हम लोग बिहार से बेसिकली कब अलग हुए थे, तो ये वर्ष 2000 की बात थी। आपको मालूम है 15 नवंबर 2000 को बेसिकली हम लोग अपने झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो वर्ष क्या हो जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ये जो हम लोग झारखंड में रहते हैं हम लोग, ये कौन से पठार का भाग है? क्या ये मालवा का पठार का भाग है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, या फिर बुंदेलखंड का पठार? पठार मतलब समझिएगा आप उबड़ खबड़ सतह, जिसे हम लोग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बेसिकली जिस पार्ट में आते हैं वो है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ये जो छोटा नागपुर पठार है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दामोदर जो नदी है बेसिकली, ठीक है, अगर आप सही बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे दामोदर नदी घूमने गए होंगे, पंचेत गए होंगे, मैथन गए होंगे, तो इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार में कोसी नदी होती है, शोक नदी, उसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा है, क्योंकि इस नदी में अगर जल की संख्या बढ़ती है, जल की संख्या माफ करिएगा, जल की यहाँ पर जो वॉल्यूम रहेगा अगर वो बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है बंगाल में बाढ़ आ सकता है, इसलिए ये बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास है, झारखंड की जो प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है? मेन वेजिटेशन ऑफ झारखंड इस, क्या अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, या मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं? तो हमारे झारखंड में बेसिकली उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, झारखंड की सीमा जो है वो किस राज्य से नहीं लगती? मतलब हम लोग जो झारखंड रहते हैं, कौन से स्टेट से हम लोग बाउंड्री शेयर नहीं करते? देखिए हम लोग बिहार से भी बाउंड्री शेयर करते हैं, उड़ीसा के साथ भी शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ हम लोग कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड की जो प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है हमारे पास? क्या हमारे पास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या मरुस्थलीय मिट्टी? तो हम लोग अपन देखते हैं झारखंड में मोस्टली रेड कलर का सॉइल पाया जाता है हमारे पास है, तो लाल मिट्टी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी, ये किस राज्य से होकर, आपने कभी जमशेदपुर तो गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी हमारे पास वो कहाँ से बह के गुजरती है, हमें ये बताना है। झारखंड से, असम से, केरल से, पंजाब से? जब नाम ही स्वर्ण रेखा नदी, तो अपने जमशेदपुर गए होंगे तो आपको मालूम होगा ये झारखंड से ही बहती है, और वो भी जमशेदपुर इलाका से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर झारखंड हो जाएगा। अगला है, झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी है? समशीतोष्ण है, भूमध्य रेखीय है, विषम है, या फिर ध्रुवीय है? देखिए हमारे यहाँ झारखंड की जो जलवायु है वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आप बोलिएगा कि भैया मानसून से बारिश होता है, नो डाउट आता है, लेकिन यहाँ पर कभी अत्यधिक हर प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये विषम परिस्थिति वाला कह सकते हैं हमारे पास जलवायु देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। झारखंड की राजधानी, ये सवाल मैं आपको एकदम नहीं बताऊंगा कि झारखंड की राजधानी का नाम क्या है, आप इसे छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। अगला हमारे पास, झारखंड किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ये भी आप सवाल मालूम होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी या घाटी में विकसित हुई है हमारे पास? तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी सभ्यता जो बसती है वो नदी किनारे बसती है, और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन याद रखिएगा ये सिंधु घाटी के किनारे वाले क्षेत्रों में बसी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ कैसे? वो लोग अनियमित रूप से कार्य करते थे, वृत्ताकार ग्रिड प्रणाली मतलब ग्रिड सिस्टम से घर बनाते थे, या अव्यवस्थित थी? देखिए यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो पिरामिड शैली को फॉलो करते, या कहा जाए ग्रिड प्रणाली जो सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार की ईंटों का यहाँ पर प्रयोग करते थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कच्ची ईंटें, पकी हुई ईंटें, पत्थर की ईंटें, या लकड़ी का? तो ये लोग जो लोग मतलब भाई हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो क्या है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? वहां के जो लोग हैं, ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, चित्र लिपि, या देव, अगर देखिए वहां के जितने भी अगर कहा जाए बहुत सारे ऐसी चीजें जिन्हें हम आज तक अभी तक पढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो चित्र लिपि में लिखे गए थे हमारे पास, और जिनका नॉलेज हमें जरा भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन वास, देखिए वहां हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था? शिकार करना, कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन? तो उनका मुख्य जो कह सकते हैं व्यवसाय था वो था हमारे पास कृषि था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, हमें सॉरी परिचित थे हमारे पास बताना है, ठीक है। हाँ सॉरी माफ करिए, यहाँ पर परिचित नहीं थे, यहाँ पर नॉन हमारे पास लिखा हो, ठीक है। तो तांबा, कांसा, सोना या लोहा, तो देखिए वो लोग तांबा का इस्तेमाल जानते थे, कांसा कांस्य युग भी था, सोने भी देखिए, लेकिन लोहा का युग नहीं था हमारे पास, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से वस्त्र पहनते थे, ये ऊनी कपड़ा पहनते थे, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा या चमड़े का कपड़ा, चमड़े के मतलब वस्त्र इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन से वस्त्र पहनते थे, सूती कपड़े के वस्त्र पहनते थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के जो सील का प्रयोग होता था वो किस लिए होता था, मतलब बेसिकली कोई भी देखिए सभ्यता अगर वो सील का इस्तेमाल क्यों, ताकि ये बेसिकली व्यापार के लिए हो सके और व्यापार में पहचान हो सके हमारे पास। तो व्यापार एवं पहचान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, हमें ये बताना है, ठीक है। क्या ये पाषाण युग से है, ताम्र युग है या कांस्य युग है या लौह युग, तो लौह युग तो हो नहीं सकता, तो हमारे पे एक कांस्य युग से संबंधित रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला एक बहुत फेमस जगह है, ठीक, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लोथल किस लिए फेमस था, तो देखिए जो बेसिकली गुजरात का इलाका पड़ता है, ठीक है। तो लोथल वाज फेमस फॉर बंदरगाह, जो डॉकयार्ड होता है जहाँ पर शिप्स रहते हैं, वो जगह को बंदरगाह कहते हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला सवाल है, तक्षशिला ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये फेमस था अपने ज्ञान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म से, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आपको मालूम है गणित एवं खगोल विज्ञान से समझ रखते थे आर्यभट्ट हमारे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किससे संबंधित है, तो यह शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट जी ने की थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, सुश्रुत का जन्म या किसका जनक कहा जाता है, आयुर्वेद का, शल्य चिकित्सा का, खगोल विज्ञान का या गणित का, तो इन्हें माना जाता है शल्य जो चिकित्सा होते हैं उनका जनक माना जाता है सुश्रुत को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, चरक संहिता किससे संबंधित, हमें ये बताना है। चरक संहिता इज रिलेटेड टू गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद या शल्य चिकित्सा, तो चरक संहिता जो बेसिकली वो आयुर्वेद से संबंधित रखता है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था, ठीक है। ये मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, गुप्त काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल, तो गुप्त काल में क्या था, सबसे ज्यादा प्रचलित था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस प्रकार की शिक्षा संस्था थी, तक्षशिला जो वहां पर किस टाइप का इंस्टीट्यूट चलता था, एक मंदिर विद्यालय था, आवासीय विद्यालय था या फिर ऑप्शन नंबर से गुरुकुल मात्र था या सैन्य विद्यालय था, तो ये जो बेसिकली तक्षशिला वो किस टाइप का इंस्टीट्यूट रखता था, आवासीय विश्वविद्यालय रखता था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पूछा हुआ है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था, मीडियम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, वहां पर देखिए आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी और पाली बेसिकली हमारे पास संस्कृत या फिर कहा जाए पाली भाषा में यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है हमारे पास है, जैसे अभी हमने पढ़ा सुश्रुत के बारे में कि शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, उसी तरह आयुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं वो चरक को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, गंगा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह सकते हैं जो सिंधु नदी अगर वो भारत में ही सिर्फ रहती तो भारत की सबसे लंबी नदी हो सकती थी, लेकिन वो है नहीं फिलहाल अभी हमारे पास, क्योंकि वो बह के कह सकते हैं पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जाती है। झारखंड की प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं उगाते हैं हम लोग, धान उगाते हैं, चाय या कॉफी, चाय कॉफी तो हो नहीं सकता, धान होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख क्या कारण था, मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ और जो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर लोग जो थे वो कह सकते हैं यहाँ पर खत्म हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 44, आप बताइए हमारे भारत में शीत ऋतु कब आती है, इतना इजी क्वेश्चन है, क्या ये नवंबर दिसंबर से लगभग जनवरी फरवरी मंथ तक चलते रहता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। फिर अगला बताना है हमारे पास है कि भारत में मानसून जो किस दिशा से आता है, मानसून कम्स फ्रॉम विच डायरेक्शन, तो ये हमारे पास दक्षिण पश्चिम के जो डायरेक्शन होते हैं उन दिशा से हमारे पास क्या आता है, मानसून प्रवेश करता है, क्योंकि अगर देखोगे बे ऑफ बंगाल है हमारे पास, अरेबियन सी, उन्हीं साइड से आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, झारखंड का प्रमुख जो खनन नगर कौन सा, मतलब मेजर माइनिंग सिटी क्या है, वो धनबाद है हमारे पास है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के में जो घर होते थे वो किससे बने होते थे, हाउसेस पे, तो वहां के ईंटें बनी और ईंटें कैसे रहते थे, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय का नाम क्या था, ये हमें बताना। उसका नाम था सरस्वती भवन, या धर्मगंज, या फिर तक्षशिला, या विहार के नाम से जाना जाता है। तो जो कैसे नालंदा का जो लाइब्रेरी था उसका नाम क्या था, धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला है, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल क्या है हमारे पास है, चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, या मानसूनी पवन। तो जो मानसून विंड्स होते हैं उनके कारण आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने क्या सिद्ध किया था हमारे पास, ये क्यों बताना है कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों घूमता है, या चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान है। तो आर्यभट्ट ने भी क्या सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो रहता है, हमारी पृथ्वी वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है, अपनी धुरी पे घूमती है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है, हिमालयाज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन। हमने आपको पहले बताया हुआ था, जो हमारा हिमालय है वो किस प्रकार का एक पर्वत है, एक बलित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पश्चिमी सॉरी माफ करिए, पश्चिमी बोल रहा हूँ, हमारे पास जो उत्तरी मैदान से हमारे पास है, उनमें किस प्रकार के कहा जाए जो डिपोजिशन यानी जमा होता है हमारे पास, ये बता रहे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ विच रिवर। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारा उत्तरी मैदान बेसिकली, वो कौन सा नदियों के डिपोजिशन से बना है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के कारण, या फिर महानदी या कावेरी हमारे पास है। तो देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण या कहा जाए हमारे पास, तो उनमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये तीनों का योगदान है हमारे पास, तब जाके ये नॉर्दर्न प्लेस का बेसिक निर्माण हुआ है, या डिपोजिशन हमारे पास कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डेक्कन प्लेट्यू इज मेनली मेड ऑफ विच रॉक। देखिए, जो हमारा दक्कन का पठार है वो मोस्टली जो है वो किस टाइप के रॉक से बना हुआ है हमारे पास, ये बताना है हमारे पास है। बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, बेसॉल्ट यानी जो लावा चट्टान से बना हुआ है, या चूना पत्थर से बना हुआ है। तो देखिए, जो दक्कन प्लेट्यू होता है बेसिकली वो पठारी भाग है, और यहाँ पर जो चट्टान रहता है वो लावा चट्टान है हमारे पास, ये बेसल्ट रॉक जिसे कहते हैं हम लोग, उस टाइप से मोस्टली ये बना हुआ हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की देखिए सबसे लंबी नदी, आपको मालूम होगा कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी हमारे पास, लगभग 2500 किलोमीटर का ये ऑन एन एवरेज कह सकते हैं यहाँ पर ये क्षेत्रफल कवर करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर विच क्रॉप। जो काली मृदा होती है वो कौन से फसल उगाएं सबसे अच्छी, तो हमने आपको बताया हुआ था कॉटन यानी जिसे कपास कहते हैं। अगला हमारे पास है लेटराइट सॉइल, ठीक है, इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। ये लेटराइट सॉइल है हमारे पास है, ये कौन से कह सकते हैं भारत के कौन से जगहों में पाई जाती है हमारे पास, ये बताना। पहला ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान है हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और जो कह सकते हैं पूर्वी घाट है हमारे पास है, और जो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वो हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो लेटराइट सॉइल है जिसे हम लोग हिंदी में लेटराइट मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पाई जाती है, तो ये पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है वहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, इंडिया हैज विच टाइप ऑफ मानसून। हमारे भारत में देखिए किस टाइप का क्लाइमेट यानी जो मानसून है वो क्लाइमेट जो मौसम जो है वो पाया जाता है हमारे पास है, देखा जाता है। क्या मरुस्थलीय है, भूमध्य सागर रेखीय है, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, या ध्रुवीय यानी पोल्स के हिसाब से काम करता है। तो हमारे भारत में किस टाइप का क्लाइमेट है हमें ये बताना है। तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो विंड्स होते हैं जिनके कारण भारत में क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला हमारे पास है साउथ वेस्ट, यानी कि अगर कहा जाए हमारे पास है जो माफ करिएगा, जो दक्षिण जो पश्चिम हमारे पास मानसून है वो भारत में, ठीक है, कब प्रवेश करता है, मतलब किस बेसिकली किस मंथ में एंटर करता है भारत में, ये बताना है। जनवरी में, मार्च में, जून में, या नवंबर मंथ में हमारे पास। तो साउथ वेस्ट मानसून जो रहता है भारत में एंटर करता है वो जून के महीने में एंटर करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जो कह सकते हैं सदाबहार जो वन है हमारे पास है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप खुद बताइए। जहां पर बेसिकली पानी वाला क्षेत्र या फिर जहाँ फर्टाइल जगह हो सकता है वहीं पाया जाता है। क्या थार मरुस्थल होगा, ये तो एकदम नहीं हो सकता। पंजाब के मैदान हो सकते हैं नो डाउट, दक्कन पठार तो होगा नहीं कभी, पठारी जगह में इतना अच्छा खासा पानी का बारिश भी देखने नहीं मिलता। लेकिन जो पश्चिमी घाट हो गया और जो अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया वहां पर सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी जो मैनग्रोव के वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय, मरुस्थल, या आपको बेसिकली कहा जाए तो मैनग्रोव के जो वन होते हैं वो सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, झारखंड मेनली लाइज ऑन विच प्लेट्यू। हमारा जो झारखंड है वो किस पठारी मतलब किस पठार में आता है, तो ये छोटा नागपुर पठार में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ झारखंड। देखिए हमारे झारखंड के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण नदियों में से कौन है, वो है हमारे पास दामोदर, ठीक है, गंगा, यमुना,
ठीक है, गंगा तो सिर्फ साहिबगंज से पास होती है, यमुना सुनाई के बराबर रखते हैं आप लोग। दामोदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जो इसके कारण हमारे पे झारखंड में जो मैथन डैम देखते होंगे, आपने नाम सुना होगा, पंचेत डैम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे डैम्स है। सब में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए हमारे पास तो बहुत सारे नदी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है दामोदर नदी का हमारे पास है। अगला है हमारे भारत में, सॉरी, माफ कर, भारत बोल रहा हूँ, झारखंड में जो है वो किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो हमारे झारखंड लाल और जो लेटराइट मृदा होती है वो पाई जाती है। तो लाल एवं क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, विच ट्री इज मोस्ट कॉमन इन झारखंड फॉरेस्ट। झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा ट्री देखने को मिलता है, तो साल, जिसे हम लोग साल ट्री कहते हैं हिंदी में, कुछ कुछ जगह में सखुआ का पेड़ भी कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे कॉमन पेड़ जो देखने को मिलता है, साल या सखुआ, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेबरिंग स्टेट झारखंड। हमारा एक कह सकते हैं पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं, बिहार है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन असम नहीं है, असम नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, इन सब से हम लोग बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास नेबरिंग स्टेट नहीं हो सकता, तो असम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन विच रिवर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो किस कह सकते हैं नदी, या किस नदी के किनारे बसी थी, तो आपको बताना है, या फिर किस घाटी की नदी बसी थी, तो वहाँ सिंधु नदी बहती थी, आपको मालूम होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वेयर बिल्ट इन विच पैटर्न। देखिए, जो हड़प्पन सभ्यता के जो स्ट्रीट्स है या फिर जो वहाँ के कह सकते हैं जो भी घर उर बने हुए या जो आसपास क्षेत्र था, वो किस पैटर्न से, क्या टेढ़ी मेढ़ी बनता था, गोलाकार बनता था, या ग्रिड पद्धति सीधा एवं समकोण टाइप का बनता, आप राइट एंगल के हिसाब से कह सकते हैं, या फिर हमारे पास संकरी बनता था। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज थे वो किस प्रकार पैटर्न में बनाए जाते थे, वो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे, ग्रिड सिस्टम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो फेमस ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पाया गया था, सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ पाया गया था, क्या वो लोथल में, हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, या कालीबंगा नहीं हो, कालीबंगा होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ पाया गया था, वो मोहनजोदड़ो में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला सवाल है हमारे पास है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन पीपल वाज, सबसे मतलब जो मुख्य व्यवसाय क्या था हड़प्पन सभ्यता के लोगों का, ये बताना है। जो लोग कृषि और व्यापार पे सबसे डिपेंडेंट थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच मेटल वाज मेनली, जो देख हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते थे, कांस्य का, ठीक है, जो कि बेसिकली तांबा और टीन का क्या होता है, मिक्सचर होता है हमारे पास है। लोहा वो लोग देखे भी नहीं थे, लोहा बात का कुछ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, तक्षशिला वॉज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एजुकेशन। तक्षशिला में बेसिक किस टाइप की जो शिक्षा दी जाती थी, सैनिक और राजनीतिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, नालंदा यूनिवर्सिटी वर लोकेटेड इन विच स्टेट। नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भारत में बेसिकली किस राज्य में है, तो आपको मालूम होगा हमारे भारत के बिहार राज्य में पड़ता है बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच बुक वाज रिटन बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, चरक संहिता, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टीय वेद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो, वो होगा आर्यभट्टीय, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी के या फिर कहा जाए जो शल्य चिकित्सा होता है उसके जनक किन्हें माना जाता है, तो सुश्रुत को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चरक, वो किस फील्ड से, या चरक को किन बेसिकली किस चीज का जनक माना जाता है, आयुर्वेद चिकित्सा का जनक माना जाता है, चरक को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। देखिए, भारत को सेंट्रल एशिया से कौन सा माउंटेन अलग करता है, वो है हिमालय पर्वत, ठीक है, जो हिमालय माउंटेन वो अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अरावली रेंज, यानी अरावली की जो पहाड़ी है, आप अभी इंटरनेट में अगर रहते होंगे, अगर आप जिनी जनरेशन में आते हैं तो आपको भी मालूम होगा, आपने अरावली के बारे में सुना होगा, ये किस प्रकार के माउंटेन्स में आता है, ये नवीन पर्वत है, बलित पर्वत है, प्राचीन या अवशिष्ट जिसे कहते हैं हम लोग, या ज्वालामुखी पर्वत है। तो प्राचीन कहा जाए ये रेंज में आता है हमारे पास, ये प्राचीन पर्वतों में से एक है, तो अरावली रेंज ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी नंबर होगा। अगला है, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स। आपको मालूम है भारत की एकमात्र नदी में कहा जाएगा हमारे पास जो पश्चिम की तरफ बहती है, वो कौन सी नदी है, बह के कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में, यानी अरब के सागर में, अरब सागर में, वो कौन सी है हमारे पास, नर्मदा नदी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला सवाल है, द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वो क्या कहलाता है, तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। अगला सवाल है, विच सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। देखिए, अगर हम क्या कर राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब चावल की खेती बेसिकली कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा मिट्टी सबसे बेस्ट होगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है,
कि जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमारे पास ये बताना है, ठीक है। जहाँ पर अधिक बेसिकली कहा जाए वर्षा क्षेत्र होता है हमारे पास, या पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है। थॉर्न मतलब होता है बेसिकली जो कांटेदार वाला होता है ना, कांटेदार जंगल। आप खुद बताओ, जहाँ वर्षा ज्यादा होगा क्या वहाँ ऐसा पेड़ पाया या नहीं? जो जगह बारिश कहाँ कम होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में हमारे पास कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच सीजन इज नॉन एज रिट्रीटिंग मानसून सीजन? इस सीजन को बेसिकली कहा जाता है हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून सीजन के नाम से जाना जाता है। यानी कहा जाए हमारे पास है मानसून को भी रिट्रीट करना, या फिर एक हमारे जैसे आपको मालूम होगा जो गर्मी गर्मी के दिन आपको कैसा फील होता है, आप खुद बताओ। क्या गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा खुश होते हो? नहीं। हमारे पास क्या बरसात में नहीं, बरसात में भी आप क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा कह सकते हैं बोर हो जाते हो हमारे पास है। शीत का दिन और एक शरद अक्टूबर। शरद अक्टूबर मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा, लगभग आप गर्म पे रख सकते हो, ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो ये मौसम होता है हमारे पास अक्टूबर नवंबर, जब मॉडरेट पे रहता है काम, बारिश भी हो रहा है, सब कुछ देखने मिलता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिए, याद रखिए ये सवाल जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड नहीं लिखा, वर्ल्ड अगर लिखा रहता तो नो डाउट माउंट एवरेस्ट हम टिक करते। भारत का सबसे लंबा जो पीक है वो कहा गया, सबसे छोटी ऊंची चोटी, वो है कंचनजंगा हमारे पास, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पीक देखते सोचते नहीं, सीधे माउंट एवरेस्ट टिक करते हैं, ये नहीं होगा। कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है लक्षद्वीप आइसलैंड, जिसे आपने मालूम होगा अभी जब मालदीव ज्यादा पगला था बैठ के, वहां के जो कह सकते हैं, अगर मैं सही हूँ, जो एक प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये तो याद नहीं, कोई मौजूद नाम के थे, जब वो पगला रहे थे बेसिकली अपने देश में बहुत सारी नौटंकी कर रहे थे, तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप का प्रचार किया होगा, ठीक है। तो वहां पर जो आदमी मालदीव क्यों जाता है, वो कोरल रीफ के चक्कर में जाता है, दिखने जाता है, पानी उनी जो भी आता है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप में भी हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये प्रवाल भित्ति या जिसे कोरल रीफ कहते हैं, वो कोरल को देखने के लिए बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। रांची इज लोकेटेड ऑन विच प्लेटू? रांची जो किस पठार में है? तो ये रांची वाला पठार, रांची खुद एक पठारी क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच वाटरफॉल इज फेमस इन झारखंड? झारखंड में कौन सा वाटरफॉल बहुत फेमस है? जो कि हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है, ये भी शायद रांची के क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। विच मटेरियल हमारे पास सबसे ज्यादा एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो है कोयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज, हमारे झारखंड में जो मानसून सॉरी जो हमारे क्लाइमेट है बेसिकली झारखंड का हमारे पास, वो कैसा है हमारे पास, ये बताना। क्या वो अत्यधिक हमारे पास शीत पड़ता है? एकदम नहीं पड़ता हमारे पास है। क्या हमारे पास यहाँ पर मरुस्थलीय है, उष्ण मानसूनी? हाँ, हमारे जो झारखंड की जलवायु बेसिकली वो कैसी है? उष्ण मानसूनी देखने को मिलता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विच रिवर पासेस थ्रू रांची? रांची से कौन सी नदी पास होती है? दामोदर, स्वर्ण रेखा, या फिर गंगा नदी या महानदी? तो राइट आंसर क्या हमारे पास है? स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रिटन इन विच डायरेक्शन? ये जो हड़प्पन सभ्यता जो लोग होते थे, उनकी जो लिपि लिखी जाती थी वो याद रखिए दाएं से बाएं होती थी, ठीक है। ये कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट लिखते थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लोथल वॉज फेमस फॉर, लोथल गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर आपको मालूम होगा पानी का क्षेत्र है, मतलब पानी का बाउंड्री पड़ता है हमारे पास है, तो वो बंदर वाला क्षेत्र पॉकयार्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, विच एनिमल फिगर इज नॉट फाउंड इन हड़प्पा के सील में? बेसिकली कौन से जानवर का जो सील रहता है या फिर कहा जाए ठप्पा, वो नहीं देखने मिला था? बैल का, हाथी का, घोड़ा का या गेंडा का? तो वो घोड़ा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। हाउसेस ऑफ हड़प्पा कैसे बने होते थे? वो पक्की ईंटों का घर बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। द मेन ट्रेड पार्टनर हड़प्पन का देखिए, जो मेन ट्रेड पार्टनर था जिससे व्यापार करते थे, वो कौन थे? मेसोपोटामिया के लोग थे, उनसे व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट वॉज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? आर्यभट्ट को किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं हम लोग? तो जो गणित और जो हमारा खगोल शास्त्र है उससे हम क्या करते हैं? आर्यभट्ट जी को बेसिकली संबंधित पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला है, सुश्रुत संहिता, ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो हमारा आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सालय है, ठीक है, या चिकित्सा है, उससे हम समझ पाते हैं सुश्रुत संहिता को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था? अशोक ने, हर्षवर्धन ने, या फिर कहा जाए एक महान कह सकते हैं महान निकम्मा आदमी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी कहा जाता है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 99 है, तक्षशिला इज लोकेटेड इन प्रेजेंट? तक्षशिला बेसिकली वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है हमारे पास, ठीक है। जीरो कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? तो आर्यभट्ट जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी हेटेरोडॉक्स नास्तिक इनमें से कौन है?
चावर्क, गौतम बुद्ध, जैनिज्म या मतलब जैन धर्म के लोग, या फिर इनमें सभी। देखिए ये सभी लोग क्या है, नास्तिक है, यानी ईश्वर पे मान्यता नहीं रखते, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं पर अगर ऑर्थोडॉक्स बोल देता तो वो आस्तिक हो जाता है, ठीक है। तो जो भगवान पे मानता है उन्हें आस्तिक कहा जाता है हमारे पास, ठीक है। अगला है हु एक्सेप्ट ओनली प्रत्यक्ष एज मीन्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो साधन है वो केवल प्रत्यक्ष को मानता है। ये जो है ये कौन है, गौतम बुद्ध है, न्याय है, चावर्क है, या फिर इनमें से कोई नहीं, हमें बताना है, ठीक है। तो कौन मानते हैं बेसिकली प्रत्यक्ष जो है वो ज्ञान का साधन केवल प्रत्यक्ष चीज ही है, तो वह है चावर्क हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हमने आपको पहले बोला था, जब हम लोग आपको बेसिकली पढ़ा रहे थे आईकेएस में भी हमने बोला था बहुत सारा टॉपिक को कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां से सवाल 100% आएगा। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है थर्ड नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का जो तृतीय आर्य सत्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर है सफरिंग है, ऑप्शन नंबर बी है दुख का कारण नहीं कॉज ऑफ सफरिंग है, ऑप्शन नंबर सी अगर होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो एंड ऑफ सफरिंग है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का तृतीय आर्य सत्य हमारे पास है, तो वो याद देखिएगा दुख है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास द त्रिरत्न, यानी जिनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इसकी व्याख्या करता है जैन धर्म, बुद्ध धर्म या न्याय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वो होगा जैन धर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मीन्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसॉफी इज कॉल्ड। देखिए भारतीय दर्शन में जो ज्ञान का साधन है वो क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है, प्रमेय कहलाता है, प्रमाण कहलाता है, ये नन ऑफ द, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है, ठीक है। हमारे भारत में तो ये कहलाता है प्रमाण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है द लास्ट स्टेप ऑफ एट फोल्ड पाथ। देखिए अष्टांगिक मार्ग जो है हमारे पास उसका अंतिम चरण क्या होता है, आसन है, प्राणायाम है हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर सी समाधि, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वो होता है एट फोल्ड पाथ का, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग है उसका लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, समाधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द ओनली हेड्यूनिस्ट इंडियन फिलोसॉफी। देखिए एकमात्र मुखवादी जो दर्शन है वो क्या है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चावर्क है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो एकमात्र जो मुखवादी या कह सकते हैं सुखवादी दर्शन है हमारे पास वो कौन सा, हमें ये बताना है। और वो कौन सा हमारे पास, देखिए चावर्क है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेवेंथ का सी नंबर। अगला है फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, जो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर उनका नाम बताना है। या देखिए ऋषभदेव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हुज थ्योरी ऑफ कॉजिशन इज सतर्कतावाद, ठीक है, सत्यार्कवाद। सत्यार्कवाद किनकी कारणता का परिणाम है, न्याय, सांख्य, जैन, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या वो है सांख्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हु डिस्क्राइब्स निर्गुणा ब्रह्म। कौन निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करता है हमें ये बताना, ठीक है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन निर्गुण ब्रह्म की हमें जो व्याख्या करता है वो बताता है, वो क्या होगा हमारे पास है शंकराचार्य जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 का डी नंबर हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिबेल्ट ऑफ 1857। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी थी, उस विद्रोह के देखिए तात्कालिक कारणों में से अगर माना जाता जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो क्या है, जो बंदूकें चलाई जाती थी, और सेना तो भारत की सेना थी, जो लोग भर्ती होते थे उनमें जो कारतूस लगते, गोली जो रहता था उसमें सुअर की चमड़ी भर दी जाती थी, ठीक है। जो सबसे बड़ा दिक्कत था, आप किसी भी धर्म के होते हो, ठीक है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके लिए बेसिकली अगर आप कोई बोलेगा भैया सुअर की चमड़ी, आप नहीं करोगे ना, इसे हम कैसे करोगे। तो ये कारण बना था हमारे पास। तो ग्रीस्ट जो कार्टिलेज था यानी चर्बी जो कारतूस था वो आग को खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, इसी कारण सबसे ज्यादा लोग भड़क गए थे। और ये 1857 की विद्रोह की क्रांति कारण बना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर। फिर है राजा राम मोहन राय फॉर्म द ब्रह्म समाज। देखिए राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किस वर्ष की थी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा साल था हमारे पास, वो था 1828, ठीक है। ब्रह्म समाज जैसे आपको मालूम होगा राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें जब पति मर जाता था तो उसको पत्नी को लेटा कर मार दिया जाता था, वो प्रथा था सती प्रथा, लेकिन उसे खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, ठीक है। फिर अगला सवाल है हु सेड सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इज द रियल फोर्स इन द फील्ड ऑफ नेशन। देखिए किसने कहा था कि स्वयं की सहायता और जो स्वयं त्याग है वो राष्ट्रवाद के क्षेत्र में आपकी असली ताकत है। ये जो स्टेटमेंट है ये किनके द्वारा कहा गया था, अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था।
लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने बेसिकली जो बनाया है ना, वो क्वेश्चन गलत, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शंस गलत दिया है। इस वजह से आपसे ही बच्चों को अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप टिक भी कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं, क्या कि ऑप्शन तो सारा का सारा गलत है ना। राइट आंसर क्या होगा वो याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी होगा हमारे पास। फिर अगला क्वेश्चन, ये तो लगभग सब बच्चों को आ जाएगा कि वंदे मातरम जो है इसकी रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने क्या किया था, ये जो वंदे मातरम हम लोग गाते हैं, ठीक है, ये हमारा जो सॉन्ग है ये हमने क्या किया था, इसे रचा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि अच्छा 15 16 17 नंबर शायद इस पीडीएफ से गायब हो गया, तो वो बच्चों ने शायद हमें भेजा नहीं होगा इसलिए नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे हुए हैं बीबीक्यू यूनिवर्सिटी में, अंडरस्टैंड इंडिया में, आप देख सकते हैं 2017 का डेटा, वर्तमान 2026 चल रहा है, 25 में चलिए सवाल आया था, लेकिन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट का रिपोर्ट कब पढ़ना है। मतलब आपसे बच्चे, आप लोग क्वेश्चन मत करिए, आप लोग जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करिए, तभी आपसे बच्चों से क्वेश्चन पेपर बन पाएगा। ये यूनिवर्सिटी का शायद तर्क हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में 2017 का रिपोर्ट भैया नहीं पूछता कोई भी। आप यूपीएससी का पेपर दे दोगे तो हो सकता है पूछा जाए, इतना बड़ा डेटा, ठीक है, 20 साल का डेटा पूछ ले, लेकिन ये कहाँ से वाजिब है। तो आप खुद बताइए, इंडियन स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार झारखंड का ऐसा कौन सा बेसिकली हमारा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल देखे गए थे या पाए गए थे। लेकिन 2017 का रिपोर्ट है, पहले बता रहा हूँ। तो उस समय का अगर देखने जाएंगे, अगर आप टिक उसे मतलब समझ लीजिएगा, तो वो था पश्चिमी सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। फिर है विच टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन झारखंड, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बेसिकली बाघ जहाँ रखा जाता है, बाघ अभ्यारण्य, वो झारखंड में है। तो पलामू होगा हमारे पास, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वैश्य मताधिकार, मतलब जो भी लोग 18 साल हो चुके हैं उनका, वो अब लीगल हो चुके हैं, उन सभी लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। ये जो है बेसिकली किस प्रकार का आपका अधिकार है, क्या ये एक आपका संवैधानिक अधिकार है, ये क्या ये आपका लीगल राइट है, मतलब कानूनी अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य है, या आपके नेचुरल राइट है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो आपको अधिकार मिले हुए। नहीं, ये आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब संवैधानिक अधिकार आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा आप लोग, ए नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर अगला सवाल है, विच फेमस यूनिवर्सिटी कंटिन्यू टू बी अ सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग 750 टू 1280। देखिए कौन सा बेसिकली हमारे पास विश्वविद्यालय है जो 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच में शिक्षा केंद्र बना था। नालंदा भी याद रखिएगा, विक्रमशिला भी है, ये दो प्रमुख केंद्र थे जो शिक्षा केंद्र बना था। बोले भैया तक्षशिला, लेकिन तक्षशिला याद रखिएगा ये वाला उस समय का नहीं था, ये टाइम पीरियड का नहीं था, इसलिए हम लोग इसे टिक नहीं कर रहे। तो दो ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, चोल वंश जो है वो किस प्रकार की कांस्य मूर्ति जो बनाता था उसके लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। पहला है बुद्ध की, गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, या नटराज की जो प्रतिमा है, या यक्ष की मूर्ति है, या फिर जो जैन तीर्थंकर थे उनकी प्रतिमाएं। तो कौन सा फेमस था हमारे पास, देखिएगा वो था नटराज की प्रतिमा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। अगला सवाल है, द सांची स्तूप वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था, हमें ये बताना है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, या फिर हर्षवर्धन के काल में। तो सांची स्तूप का जो निर्माण है याद रखिएगा वो किसके शासनकाल में हुआ था हमारे पास, तो वो थे हमारे पास सम्राट अशोक। तो 23 का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर फिर सी है हमारे पास है जेम्स प्रिंसेप, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मार्टिमर व्हीलर। तो कौन थे हमारे पास, याद रखिएगा वो है अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला है हिंदसांग जो है उन्होंने भारत की यात्रा जो है किस शासक के शासनकाल में की थी। हमारा यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है, हर्षवर्धन को लिखता है हर्ष, मतलब लगता है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स के दोस्त है, लगता है कि हाय भाई हर्ष क्या कर रहे हो। ठीक है, हर्षवर्धन नहीं लिखे, हर्ष लिखता है, तो क्या बोला जाए। दूसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, कनिष्क, फिर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हिंदसांग जो है मतलब किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा, तो था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड के जो पहले राज्यपाल है वो कौन थे। सैयद सिप्ते रजी, प्रभात कुमार, वेद मारवा, या द्रौपदी मुर्मू।
तो पहले जो राज्यपाल थे झारखंड के वो कौन थे? प्रभात कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, इन विच ईयर द आदिवासी महासभा फॉर्म विच लेटर बिकम द झारखंड पार्टी। देखिए झारखंड महासभा जो है, जो बाद में बेसिकली झारखंड पार्टी बनी, ये किस साल गठित हुई थी या किस साल इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये हमें बताना। तो याद रखिएगा ये साल था 1938 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, विच पार्टी वॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द झारखंड मूवमेंट। झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने में मुख्य रूप से कौन सा पार्टी ने काम किया था, ये बताना है। तो उस समय तो झारखंड में ना बीजेपी था ना कांग्रेस था। ठीक है, तो उसी समय एक पार्टी था, इसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 28 का बी होगा। फिर अगला सवाल है 29 नंबर में, विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म ड्यूरिंग द कर्मा फेस्टिवल झारखंड। झारखंड में कर्मा पर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिएगा वो है था कर्मा डांस। ठीक है, और वो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नंबर डी में। फिर अगला सवाल है, विच फेमस रिलीजियस साइट इन झारखंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। झारखंड में कौन सा जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो भगवान शिव को समर्पित है? तो बाबा बैद्यनाथ धाम हमारे पास है। ठीक है, देवघर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जो जो बच्चे देवघर से बिलोंग करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेंशन करिएगा। ठीक है आप लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान। हमारे भारतीय आर्थिक जो नियोजन है उसका जनक किन्हें माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पीसी जो महालवनिस का मॉडल। ठीक है, या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर दादा भाई नौरोजी। देखिए जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है ना, यानी इकोनॉमिक प्लान, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर मैं पहले बताऊंगा, चलो यहाँ पर विश्वसरिया होगा लेकिन विश्वसरिया ऑप्शन में नहीं है, तो कहाँ से टिक करिएगा। इसलिए क्वेश्चन तो सही है लेकिन आंसर मतलब ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगला है, विच सेक्टर वाज प्राइम गिवन प्रायोरिटी टू द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किस पे रखा गया था? तो हेवी इंडस्ट्रीज पे रखा गया था, जो भारी उद्योग चलते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इन इंडिया वाज टू इंक्रीज। देखिए भारत में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो किस चीज़ का? ताकि हम लोग जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए मिल्क का प्रोडक्शन पहले क्या था, जो गायें थी वो देहाती गायें थी, अब उनमें उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन तो नहीं होता था। प्लस हर गांव में बेसिकली हर गांव देहात तक काम लक्ष्य था कि दूध को पहुंचाना है। तो डेयरी के रूप में वैसे तो बिजनेस बढ़ा या फिर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तब ना लोग तक पहुंचा जाएगा। तो मिल्क हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला सवाल है 34 नंबर। ठीक है, द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल, सबसे पहला जो आधुनिक सूती कपड़ा जो मिल है वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, हमें ये बताना है। तो याद रखिए ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बम्बई या मुंबई जो बोलिएगा। फिर है, द मेजर मिनरल फाउंड इन एविडेंस इन झारखंड। देखिए झारखंड सबसे अधिक क्या पाया था? भैया कोयला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट सिग्निफिकेंट झारखंड। देखिए हमारे झारखंड में कौन सा जो उद्योग है झारखंड में महत्वपूर्ण नहीं है, झारखंड में वैल्यू नहीं है, बताना। ठीक है, आप खुद पढ़ो ना भैया। स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, गाड़ी का भी अच्छा खासा है, सीमेंट भी बनता अच्छा खासा, लेकिन आईटी सेक्टर बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें ये बताना था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आईटी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। फिर है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम एम्स एट पोवर्टी एलिनेशन। इनमें से कौन सा सरकारी योजना का उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन उन्मूलन माफ करिए उन्मूलन है? मनरेगा, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, या जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो हमारे पास है। तो गरीबों के लिए काम करने वाला कौन सा योजना था? वो था मनरेगा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका स्पेलिंग भी यूनिवर्सिटी गलत लिखा है, या एम से लिखा था, एम जी नहीं लिखा था, महात्मा गांधी नहीं लिखा था, महात्मा यहाँ पर एन आई आर ई जी लिखा जाता है। ठीक है, नेशनल रूरल वाला जो था हमारे पास। फिर अगला सवाल है 38 नंबर में, विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में देखिए जो मुद्रास्फीति है उसको नापने के लिए किस सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है, हमें ये बताना। पहला ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। फिर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी शॉर्ट में से बोलते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। या ऑप्शन नंबर डी है इरेज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसान सूचकांक। लेकिन राइट आंसर क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में देखिए हमारे भारतीय कृषि में एक कह सकते हैं प्रमुख मुद्दा कौन सा है? लैंड फ्रेगमेंटेशन, भूमि का विखंडीकरण, या फिर हाई मर्चेंटाइजेशन यानी उच्च मशीनीकरण,
या फिर लो पॉपुलेशन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या कम होना, या ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब जो रासायनिक उर्वरक है उनका अत्यधिक उपयोग होना। तो भारतीय कृषि के लिए अभी जो मुद्दा वो है लैंड फ्रेगमेंटेशन, यानी जो भूमि का विखंडन होना। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर। फिर है अगला सवाल है क्वेश्चन 40 में, हाई फिजिकल डेफिसिट में उच्च राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंड करती है जितना उनको राजस्व से कम होता है, मतलब सरकारी जो खर्च होता है उसके राजस्व से कम होता है, या गवर्नमेंट जो इन सरकारी खर्च जो है राजस्व से अधिक होता है, या मुद्रास्फीति नियंत्रण में, या इकोनॉमी यानी जो अर्थव्यवस्था है वो मुद्रास्फीति का अनुभव कर रही है। आप खुद बताओ एक उच्च राजकोषीय घाटा कब हो सकता है, जब सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है और राजस्व में पैसा कम है हमारे पास, तभी हो सकता है ना। ठीक है, तो 40 का आप लोग क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच नेबरिंग कंट्री, बताइए कौन सा ऐसा नल्ला, ठीक है, डफर, या फिर जो भी शब्द आपके मन में आते हैं उनको दे सकते हैं, रेड क्रिप्टन कौन से दो देशों के बीच में था, हमारा भारत तो ही है, फिर हम लोग मजबूरन से एक नल्ला को रखना पड़ता है जिसका नाम है, ठीक है, नाम देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, नाम है पाकिस्तान, नाम तो गया गुजरा, देश भी वैसा ही है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, देखिए इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ बेसिकली स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो जब स्थल सीमा साझा नहीं करे तो क्या साझा करेगा, वाटर बाउंड्री। और वाटर बाउंड्री देखिए यहाँ पर तो श्रीलंका तो नहीं है लेकिन मालदीव से काम चल जाएगा। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा हमारे पास है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 43 नंबर, विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की जो मानक मध्य रेखा ये कौन सी हमारे पास है। तो 80 हमारे पास कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स जो ईस्ट है यानी जो पूर्व है वो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, और वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर है विच टू इंडियन स्टेट्स शेयर अ बाउंड्री विद पाकिस्तान, बताइए कौन सा हमारे पास भारत के दो राज्य जो नल्ला पाकिस्तान के साथ हमें मजबूरन बॉर्डर शेयर करना पड़ता है। ठीक है तो हमारा ही बेटा। ठीक है, जब चाहे हम उसे अपना सकते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं क्योंकि ये कुपुत्र है हमारा। ठीक है, इसलिए हम लोग छोड़ के रखे हुए इसको। दूसरा तो ऑप्शन क्या होगा, राजस्थान और पंजाब, ये दो इलाके मतलब ये दो स्टेट है भारत के जो नल्ला पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर है विच रिवर इज नॉन एज द दक्षिण गंगा, यानी साउथ गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, या महानदी है। तो ये क्या होगा हमारे पास है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है भारत का सबसे जो उपजाऊ क्षेत्र है वो कौन सा है। देखिए गंगा से निकलने वाली नदी जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स होता है वो क्षेत्र है जो जहाँ सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। बिहार में बाढ़ जो लेकर आते हैं लेकिन फिर जब फसल होता है ना उससे बढ़िया फसल कहीं नहीं कर पाएगा कोई। तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर है विच पास कनेक्ट्स लेह विथ मनाली, कौन सा दर्रा जो है वो लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है, रोहतांग दर्रा, जॉर्जिला, या फिर नाथुला, या सिपकिला। तो कौन सा दर्रा है जो बेसिकली मनाली से जोड़ने का काम करता है, वो होता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग पास जो है वो करता है। फिर है 48 नंबर, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज ऑफ कोरल, देखिए जैसे भारत के लोग मालदीव जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जी ने बस एक प्रचार किया, कौन सा आइसलैंड का आप खुद बताओ ना, लक्षद्वीप का प्रचार किया, क्योंकि वहाँ पे प्रवाल भित्ति या जो कोरल रीफ्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से फिर मालदीव का अच्छा खासा लग गया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर झारखंड की राजधानी जो है वो किस प्रशासनिक झारखंड राजधानी जो रांची है बेसिकली वो किस प्रशासनिक प्रमंडल में स्थित है हमारे पास, झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंतर्गत आता है रांची। तो कौन सा होगा, पलामू डिवीजन, कोल्हान डिवीजन, जो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, या संथाल जो परगना डिवीजन है यानी प्रमंडल है उसके अंदर किसके अंतर्गत आता है हमें ये बताना। तो ये आता है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन हमारे पास, यानी दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। फिर अगला है हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है यानी प्रमंडल जिसे कहते हैं वो झारखंड में हमारे पास है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो टोटल 5 है, याद रखिएगा हमारे पास। तो ऑप्शन कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज कंसिडर टू द ओरिजिन ऑफ छाऊ डांस, देखिए झारखंड में जो फेमस छाऊ डांस है इसका ओरिजिन झारखंड के किस जिले से बेसिकली हमें बताना है। ये है पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, यानी वेस्ट सिंहभूम जिसे कहते हैं। फिर है सरायकेला खरसावा, या है पूर्वी सिंहभूम, या फिर लोहरदगा। तो झारखंड के कौन से जिले से हमारे पास ये जो छौ नृत्य है या छौ जो डांस है बेसिकली ये ओरिजिन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा सरायकेला खरसावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, ये फोटो दो टाइप का, मैं आपको एक तरफ करके दिखा देता हूँ जिससे आपसे बच्चों पढ़ने में भी इजी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है जतरा जो डांस है, ठीक है, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, संथाल के द्वारा, उराव के द्वारा, हो के द्वारा, या मुंडा के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा जतरा जो नृत्य है वो किया जाता है हमें बताना है। तो याद रखिएगा झारखंड से जुड़े हुए सवाल आपको पेपर पूछने मिलेंगे।
ये जतरा नृत्य याद रखिएगा जो उराव जनजाति है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पूछा हुआ है कि विच स्टेट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ झारखंड। अगर आपने मैप देखा होगा तो हमारे झारखंड में पूर्व साइड मतलब जो पूर्वी साइड है या ईस्ट साइड में कौन सा राज्य पड़ता है, वे पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये हर बच्चा जानता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए बस कहाँ पर पश्चिम बंगाल, देखिए ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर है कि व्हाट इज नॉन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे भारत के जो संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारे संविधान की जो कहते हैं प्रस्तावना जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है हमारे संविधान की आत्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर द प्रियम्बल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन देखिए हमारे संविधान है, हमारे संविधान में कौन सा इनमें से जो तत्व है वो भारतीय संविधान का दर्शन है, हमारा फिलोसॉफी इसी बताना है। पहला ऑप्शन है आपको सोवरेन यानी संप्रभुता, जुडिशरी न्यायपालिका, सब सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, ठीक है। अगर आपसे बच्चों ने संविधान के पहला पार्ट ही पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा होगा सोवरेन यानी संप्रभुता जिसे हम लोग कहते हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फिर अगला है हमारे पास है वाई इज आवर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का जो संविधान है ये जीवित दस्तावेज क्यों है, ऐसे क्या कारण है। तो याद रखिएगा हम लोग अपने संविधान में क्या कर अमेंडमेंट यानी जो सुधार करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, कि मान लीजिए जिस समय जो नियम लिखा गया था या जो सूचना लिखी गई थी उसको अगर कभी हमें सही करना हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे जीवित दस्तावेज कहा जाता है। आप खुद पढ़ो, क्या पेपर कभी लाइव होता है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये तो कभी हो नहीं सकता। ऑप्शन पढ़ो दूसरा कहाँ गया, ये वाला इट हैज़ एग्जिस्टेंस टुडे, भाई ये इसका अस्तित्व तो आज भी है, लेकिन इट कैन बी अमेंडेड, इसमें हम लोग संशोधित कर सकते हैं, ये प्रॉपर आंसर है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का सी नंबर सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज स्पार्क्ड वाज स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू दांडी मार्च। देखिए आपको मालूम है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था नमक के विरोध में, कि नमक में अंग्रेजों लोग भाई अपने देश का नमक है तो हम लोग काहे टैक्स देंगे, काहे एक्स्ट्रा पैसा देंगे, इसी के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अब दांडी मार्च जो था गांधी जी ने बेसिकली कौन सा आंदोलन था जिसने इसको एक आग की लपट जैसा फैल गया, किसके कारण, कौन सा आंदोलन कारण, तो गांधी जी के द्वारा जो ये जो सभी क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे इंग्लिश में सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कहते हैं, इसके कारण ये हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है विच हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। इनमें से कौन सा है जो मुस्लिम लीग के निर्माण संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है, वो पर्सन। यहाँ पर आपने देखा होगा आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, आपको मालूम होगा पाकिस्तान के कह सकते हैं उनके पिताजी, ठीक है, जिनके वजह से पाकिस्तान जिंदा हुआ, ठीक है। तो यही तो हो जाएगा राइट आंसर, ये कभी मुस्लिम लीग के निर्माण संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 8 नंबर के लिए बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट टू एक्सपीरियंस द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। देखिए हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो बताना है जिनमें दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवा से सबसे पहले सबसे अंत में हमारे पास यहाँ पर राज्य में एंटर करता है, बताना, ठीक है, पहले भी और लास्ट में भी। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र आपको दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन चलिए पढ़ते क्या है कर्नाटक है, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है केरला। तो क्या होगा हमारे पास केरल होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है द सॉइल इज यूज टू मेक ब्रिक। इनमें से कौन सा ईटा है, मतलब इसलिए कौन सा मिट्टी का टाइप है जिसका हम ईटा बनाने इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा आप मिट्टी लाल कलर देखते हैं, रेड सॉइल मत टिक करते हैं, गलत है ये बात। हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं मतलब ईटा जो बनाते हैं वो भी लेटराइट सॉइल से बनता है हमारे पास, याद रखिएगा। तो 10th का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द 750 टू 1250 AD। देखिए 750 से लेकर 12वीं ईस्वी तक के दौरान जो वास्तुकला की सबसे प्रमुख विकसा क्या थी, क्या ऐसे डिजाइनिंग थे वहाँ पर, क्या वहाँ पर रॉक कट से थे, शिला निर्मित गुफाएं उससे पहले भी बनती थी, स्तूप थे, या जो कह सकते हैं पिलर्ड हॉल्स थे यानी स्तंभयुक्त हॉल थे, या फिर वहाँ पर हमें जो तरह तरह की जो शैली देखते हैं पत्थर में डिजाइनिंग जो देखते हैं जैसे नागढ़ है, ठीक है, नागर है, द्रविड़ है और जो बैसा शैली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरह तरह के जो डिजाइन देखने मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 का डी नंबर। फिर अगला हमारे पास है भारत में जो सबसे पहले प्राचीन सिक्के हैं वो किस काल में हमारे पास देखे गए थे। देखिए प्राचीन सिक्के बोला है, गोल्ड सोने के सिक्के नहीं बोला है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो महाजनपद का काल था उस काल में हमने सबसे पहले प्राचीन सिक्के देखे थे, ठीक है, यानी उसको माना जाता है। तो क्या हो जाएगा 12 का डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है द अजंता केव्स, अजंता जो गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित रखती है, हिंदुइज्म से, जैनिज्म से, बुद्धिज्म किससे। तो अजंता याद रखिए जो गुफाएं हैं बेसिकली वो कौन से धर्म से संबंधित है हमारे पास, तो वो है बुद्धिज्म से या बौद्ध धर्म से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है
द संगम लिटरेचर बिलोंग टू विच एंशियंट इंडियन ओरिजिन। देखिए ये जो संगम लिटरेचर है हमारे पास है, संगम साहित्य, ये प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखता है हमारे पास? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया? कौन से क्षेत्र संबंध रखता है हमारे पास? याद रखिएगा ये साउथ इंडिया से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन शासनकाल में बेसिकली कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंसिंग, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी और चौथा ऑप्शन है हेनसंग हमारे पास। तो कौन आया था बेसिकली, कौन सा चाइनी, तो उसका नाम था फाहियान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। फिर अगला है कोल विद्रोह। ठीक है, 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था, लेकिन झारखंड के किस रीजन में, किस क्षेत्र में ये हुआ था हमें बताना है। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो यही होगा राइट आंसर, देख लीजिएगा। छोटा नागपुर के पठार में ये जो आंदोलन था कोल विद्रोह, ये हुआ था हमारे पास। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का जिला जो है ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी मानभूम जिले का हिस्सा था हमारे पास? हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन दौरान बताना है। ठीक है, धनबाद है पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है दुमका, चौथा ऑप्शन इस पेज में लिखा हुआ जमशेदपुर हमारे पास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? धनबाद। यही क्या था? पहले मानभूम जिले का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? ए नंबर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जो इस पेज में लिखा हुआ है कि सोहराई नृत्य जो है हमारे पास, नृत्य ये किस त्यौहार के लिए माना जाता है? मतलब सोहराई जो, ठीक है, तो खुद बता, जो नाम है सोहराई, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये सोहराई के लिए होगा ना हमारे पास, सोहराई जो पर्व होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में, झारखंड में कौन सा पारंपरिक जो नृत्य है वो तलवार और ढालों के साथ किया जाता है? मतलब कौन सा जो डांस है बेसिकली, इसमें हम लोग तलवार और ढालों का उपयोग करते हैं, ये बताना हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है झूमर, दूसरा ऑप्शन है पाइका, तीसरा ऑप्शन नटवा और चौथा ऑप्शन है कर्मा। तो कौन सा डांस है? वो है पाइका डांस, याद रखिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है 19 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है झारखंड पार्टी की जो स्थापना को मालूम होगा, ये 1949 में हुई थी। देखिए ये पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन के द्वारा, तो शिबू सोरेन तो होगा नहीं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, फिर बाबूलाल मरांडी भी हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन बचता है जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा। देखिए सरकार के द्वारा हर क्या तो 5 साल में टारगेट किया गया था कि कुछ कामों को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि को डेवलपमेंट करना था, सेकंड में इंडस्ट्री बढ़ाना था, इस प्रकार से रखा था। लेकिन ये शुरुआत किस साल से हुआ था? तो 1951 से शुरू हुआ था हमारे पास, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1951 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में देखिए जो हरित क्रांति है, इसके जनक के रूप में किन्हें माना जाता है? तो याद देखिए भारत में जो हरित क्रांति इसके जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और जो फादर मान लीजिए पूछ लेता है व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वो जो वर्जिस कुरियन है, ठीक है, उनका नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला सवाल है हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर स्टील प्लांट लोकेट। देखिए आपको झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो स्टील प्लांट है वो कहाँ लोकेटेड है, हमें ये बताना है। इस सवाल को, इससे इजी सवाल क्या पूछेगा बताइए? बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 23rd नंबर से। ठीक है, फिर है 24 नंबर, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का देखिए सबसे प्रचलित प्रकार क्या है? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अगर कहा जाए तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्यों? जितने ज़्यादा आदमी नहीं उससे ज़्यादा, कैसे, जितना ज़्यादा काम नहीं उससे ज़्यादा आदमी अवेलेबल, इसी को हम लोग डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, तो 25वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो किसानों की दुर्दशा है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? ठीक है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक ऋण की उपलब्धता हमारे पास है, एबिलिटी ऑफ टू मच क्रेडिट। फिर है दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई यील्ड पर हेक्टेयर, मतलब प्रति हेक्टेयर उच्च उपज, या एक्सपोर्ट एक्सचेंज निर्यात को प्रतिबंध करना है, या लैक ऑफ इरिगेशन एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, सिंचाई की कमी या कीमत में उतार चढ़ाव, क्या कारण हो सकता है हमारे पास? तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को चलिए छोड़ते हैं, आप लोग बताइए कि किसानों की दुर्दशा का क्या कारण हो सकता है, आपका भी कितना नॉलेज है ये बताइएगा। ठीक है, फिर 26 नंबर है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू। देखिए जीएसटी क्यों लगाया गया था? ठीक है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, अब उसको अटपटा टैक्सेस था, लेकिन सबको समराइज करके नाम दे दिया जीएसटी। यानी सिंपल सा बात है, यही लॉजिक था कि जितना शॉर्ट हो सके टैक्स को, स्ट्रक्चर को ईजी किया जा सके। तो सिंप्लीफाई था क्या होगा? टैक्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है, भारत किस कृषि उत्पाद के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हमारे पास। मतलब हम लोग क्या देखिए, अगर इस डेटा को अगर आप देखते हैं, अगर आप 25-26 का ईयर देखोगे तो हम लोग कौन सा कृषि उत्पादन में, और ये जबकि क्वेश्चन पेपर तो 2025 का है ना, अगर हम 2026 के टर्म में देखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पता राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास चावल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है, भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। देखिए सतत मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बढ़ावा देने के लिए हमने कौन सा काम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहला ऑप्शन है हमारे पास है, ये तो होगा नहीं, घर बनाने के लिए होता है। दूसरा है नेशनल, देखिए नाम ही है जब इसका, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है हमारे पास MRTP एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, हमें ये बताना। याद देखिए ये जो बेसिकली एक्ट है हमारे पास है, ये किससे रिलेटेड रखता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज। भारत में देखिए जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, ये क्या है। देखिए अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा घट रहा है अभी वर्तमान करंट साल में, ठीक है, करंट डेटा बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। देखिए सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन जो एरिया है वो कौन से राज्य का है, तो गुजरात का है। देखिए ऑप्शन देखते चलिए, गुजरात है कि नहीं पहले, हाँ गुजरात है। देखिए तो 31 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, ये हमें बताना है। तो कौन सा भारत का राज्य है हमारे पास है जो सबसे अधिक लंबी भूमि रेखा रखता है, सीमा रखता है, तो किसका रखता है हमारे पास, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी नंबर। फिर अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, नेपाल है ऑप्शन, फिर है बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार है। तो श्रीलंका याद देखिए वाटर बाउंड्री शेयर नहीं करता, मालदीव जो होता है, लेकिन मालदीव ऑप्शन तो नहीं है, श्रीलंका होगा, श्रीलंका वाटर बाउंड्री रखता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे प्राचीन है, तो याद रखिएगा जो अरावली की पहाड़ी वो सबसे प्राचीन मानती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर है 36 नंबर, किस नदी को देखिए बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो बिहार का देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक, बंगाल को माफ करिए, वहाँ पर बिहार का जो कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल है, भारत की कौन सी मिट्टी, कपास का जब भी कल्टीवेशन की बात होगा तो देखिए काली मिट्टी होगा, ठीक है, काली मृदा खोज ली, ऑप्शन हो जाए राइट, और काली मिट्टी यहाँ पर आपके पास है। फिर बोला गया, विच कोस्ट इन इंडिया इज नॉन एज द सॉल्ट कोस्ट। देखिए भारत में ऐसा कौन सा तट है जो सांभर तट के रूप में जाना जाता है हमारे पास, रन ऑफ कच्छ, कोरोमंडल को तट है हमारे पास है, या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मालाबार कोस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा कोस्ट। याद रखिए जो रन ऑफ कच्छ है वो बेसिकली सॉल्ट कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 39 नंबर, झारखंड की जीवन रेखा मानी जाने वाली जो नदी है वो कौन सी, याद रखिएगा तो वो दामोदर नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला नंबर हमारे पास है कि झारखंड मुख्य रूप से किस पठार पर है, तो हम लोग जो छोटा नागपुर पठार है उस पर है, छोटा नागपुर खोज लीजिए, वही होगा आंसर, छोटा नागपुर प्लेटी उसका राइट आंसर होगा। फिर है हु इज एथिस्ट, देखिए इनमें से कौन नास्तिक है ये हमें बताना है, चावर के राधा कृष्णन है, विवेकानंद है, कोई नहीं, तो चावर तो याद रखिएगा, तो 41 का क्या होगा, ए नंबर। फिर है अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का द्वितीय जो आर्य, देखिए क्या होता है बौद्ध धर्म में टोटल जो हमारे पास है वो 4 आर्य सत्य है, 4 नोबल ट्रुथ होते हैं, उनमें से जो द्वितीय होता है वो होता है दुख का कारण क्या होता है हमारे पास, जिसे कॉज ऑफ सफरिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, हमें ये बताना, बुद्ध है, महावीर है हमारे पास है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, बुद्ध है, महावीर है, तो जैन धर्म बोला है तो याद रखिएगा महावीर हो जाएंगे हमारे पास है, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी नंबर महावीर इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला 44 नंबर है, हु डिफाइंस, द्रव्य को अनंत धर्मक वस्तु के रूप में कौन परिभाषित करता है, ये हमें बताना है। तो पहला है बौद्ध धर्म में, फिर गौतम मतलब जैन धर्म में, तो जैन हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर, 44 का बी होगा। फिर है 45 का, चावर क्या है, तो याद रखिएगा चावर जो है वो एक भौतिकवादी मेटलिस्टिक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था, याद रखिएगा तो सिद्धार्थ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सिद्धार्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय दार्शनिक कौन है ये बताना, विवेकानंद है, राधा कृष्णन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो जो समकालीन भारतीय दार्शनिक इनमें से कौन है ये हमें बताना, याद रखिएगा वो है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन है,
अद्वैतवाद यानी किनका दर्शन है, हुज फिलोसॉफी अद्वैतवाद, तो याद देखिए शंकराचार्य होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वे थे स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर हमारे पास है कि पढ़ो और लिखो जो है ये किनकी विचारधारा है, तो याद रखिएगा विनोद भाई महतो जी की ये विचारधारा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,